अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आप ये पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है, अगर तफ्तीशी अफसर FIR दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ़ हुआ हो तो उसकी वजह बयान करे। और ये आगे क्या लिखा हुआ है, हस्बे आमद तहरीर मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। मुझे ये बताएं, आज इतनी मॉडर्नाइज सदी में हम बैठे हुए हैं, ये लाइन जो है ना इसको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी कोई बड़ा वकूआ होता है ना तो रोजनामचे को रोक लिया जाता है। रोजनामचा जो है ना कच्ची पेंसिल से लिखा जा रहा होता है। जो ही सारे हालात या जो भी FIR का मजमून होता है पुलिस वालों को समझ आता है तो उसके बाद उसको कच्ची पेंसिल से मिटाकर जो है ना उसको प्रॉपर रोजनामचे पे चढ़ा लेते हैं। तो नाजरीन, क्या फ़ायदा है? हालांकि होना ये चाहिए, एक ही तरह का पाकिस्तान के अंदर मजमून है। पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक की कोई भी आप FIR पढ़ लें, 302 की हर FIR जो है ना उसका मजमून सेम है कि हमलावर आए, जफ्फा डाला, उसने ललकारा मारा, एक ने पकड़ के नीचे फेंका, दूसरे ने फायर मार दिया। बस उसमें सिर्फ मुल्ज़मान का नाम चेंज किया जाता है, बाकी वो सारा जो है ना उसका मजमून वही होता है। तो नाज़रीन, आप मुझे ये बताएं, आपको इस चीज़ की अहमियत का पता है कि जो हाशिए के अंदर जो लिखा हुआ है कि तफ्तीशी अफसर अगर मुकदमा दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ़ हुआ तो उसकी वजह बयान करे। इसकी अहमियत यह है, अक्सर ये होता है कि सब इंस्पेक्टर या ऐसे बीट वाले जो होते हैं ना, वो कहीं पर भी अगर कोई वारदात या डकैती, कत्ल या कुछ तरह कोई बड़ा जुर्म होता है तो वहाँ पर जब ये जाते हैं ना तो ये अपने मंजूर नज़र जो कांस्टेबल जो इनके साथ स्टाफ इनको मिला होता है उनके नाम FIR में डाल देते हैं कि हमारे साथ ये कांस्टेबल जो थे ना जाए वकूआ पर गए हैं। लेकिन अगर आप उस FIR के मुताबिक रोजनामचे की रपट निकलवाएं और सेम डेट पर आप उस रोजनामचे को चेक करें तो जिन अफराद की जो ड्यूटी या जिनकी आमद वो वहां पर डाली गई है जाए वकूआ पर, आप उसको चेक करें वो किसी मस्जिद के आगे ड्यूटी कर रहे होंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है? मुझे आप ये बताएं, इतनी मॉडर्न सदी हो गई है और अभी तक ही वही मजमून चल रहा है कि साथी छुड़ाने आए तो ये हो गया, हमलावर आए तो उसने जफ्फा डाला, ज़मीन पे फेंका, तो ये एक ही मजमून जो है ना चल रहा है। हालांकि बाहर के मुल्कों के अंदर जो है ना कतई तौर पर गवाहों की अहमियत जो है तब होती है जब वो प्रूफ कर दें कि हम वहाँ पर मौजूद थे। आज तक जो है ना मुल्ज़म, अगर किसी जगह पर किसी मुल्ज़म की लोकेशन आ गई है, वारदात हुई है और उसका फ़ोन लेते हैं, गलती से वो उर्दू बाजार की FIR है, वहां पे कत्ल होता है और उस बंदे की 11 बजे टाइम जब वो वारदात होती है उसकी लोकेशन वहां पे आ गई तो उसको गुनाहगार कर देते हैं। तो क्या जो दो गवाह जो झूठे होते हैं, अदलिया को पता है, पुलिस को पता है, अफसरान को पता है, जजेस को पता है, सबको पता है कि ये गवाह जो है ना बाद में डाले होते हैं, तो क्या आज तक किसी अफसर ने जिसके पास FIR कटने के लिए जाती है उसने ये जहमत ग्वारा की कि वो गवाहान को कहे कि अपनी लोकेशन या CDR लेकर आइएगा ताकि ये पता लग सके कि आप जाए वकूआ पर मौजूद थे? ऐसे होता ही नहीं। तो मुझे ये बताएं, जिस कानून की इब्तिदाई 2 नंबरी से की जाएगी, गवाह झूठे डाले जाते हैं और ये पुलिस वाले खुद से रास्ते बताते हैं मुद्दई को कि जी आप अपने कोई अजीज जो है ना उनको बीच में डालें क्योंकि वो बैठेंगे नहीं। अगर आप कोई राह चलता गवाह डाल देंगे तो कल को वो बैठ जाएगा। यानी सारे रास्ते पुलिस वाले खुद बताते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, जिस क़याम की इब्तिदाई 2 नंबरी से की जाएगी उसमें कैसे मुनसफाना या शफाफियत का निज़ाम को राइज किया जा सकता है? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि IG पंजाब साहब को ये चाहिए कि वो ये जो अबारत है ना कि बिला तवक्कुफ़ वाली, इसको ख़त्म कर दें। हर FIR जो है ना तफ्तीशी एक नए मजमून के साथ जो है ना वो लिखे। हर FIR का जो है ना अगर गवाह है तो ठीक है, अगर गवाह नहीं है तो जो मजमून जो हकीकत है वो सारी बयान करे। और FIR दर्ज होने से पहले किसी भी हेनियस जुर्म, कोई बड़ा जुर्म, फौजदारी केस, अगवा बराए तवान, पुलिस मुकाबला 302 या पुलिस कोई भी इस तरह की FIR जिसमें 25 साल सजा है या कम से कम 10 साल सजा है, उसकी FIR दर्ज करने से पहले उसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए जो उस दरखास्त को जो है ना उसको पढ़े, गवाहान को उसके पास पेश किया जाए, गवाहान का उनका वो जो है उनका सारा डाटा ले, उनकी CDR ले कि आप जाए वकूआ पर मौजूद थे। अगर उनकी CDR ये बताए कि ये वकूआ पर मौजूद थे तो उनकी गवाही को एडमिट किया जाए, वरना उस FIR को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए ताकि अदालतों में रश कम हो, बख्शियानों में रौनक आए, जेलों में जो है ना प्रेशर कम हो और इंसाफ तक लोगों की रसाई जो है ना वो मुमकिन हो सके। नाज़रीन, आपको एक बात सुनाता हूँ। एक तोता और तोती जो थे ना वो उड़ते जा रहे थे। वो तोती अपने तोते को कहती है कि नीचे बड़ा गुंजान आबाद है, बड़ी बर्बादी फिरी है, लगता है यहाँ पे कोई धमाका हुआ है, तो चल नीचे चल के देखते हैं। वो दरख्त पे बैठ जाते हैं तो वो कहती है यहाँ पे तो उल्लू फिर गए हुए हैं। उल्लू सुन रहा था, उल्लू के पास आ जाता है, वो आकर उनको ये कहता है कि भाई आपने क्या कहा है? वो कहती है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे उल्लू फिर गए हैं। वो कहता है चलें ये बात आपको बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं आप सफ़र करके आ रहे हैं, खाएं पिएंगे क्या? वो उनको जूस वूस पिलाता है, खाना खिलाता है, उनको जो भी उनको चाहिए वो उनको देता है। रात हो जाती है, अपने घर में रिहाइश देता है। वो दोनों तोती और तोता जो उसके घर में रेस्ट करते हैं। सुबह होती है, वो उनको डबल रोटी जैम वगैरह लगा कर नाश्ते करवाता है
اور اس کے بعد جب طوطا کہتا ہے نا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہماری بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مہمان نوازی کی، تو اب ہم چلتے ہیں. طوطا اڑنے لگتا ہے تو طوطی کو وہ پکڑ لیتا ہے. وہ کہتا ہے طوطی تو اب میری ہے. طوطا کہتا ہے وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت کیا، طوطی اب میری ہے. وہ ان کا رفڑ پڑ جاتا ہے. طوطا کہتا ہے کہ نہیں یہ میری ہے. وہ طوطی جان چھڑا رہی ہے لیکن الو نہیں چھوڑتا. اتنے میں ایک جنگل کا جانور آ جاتا ہے. وہ ان کو آگے مشورہ دیتا ہے کہ آپ لڑیں نا، عدالت چلے جائیں. وہ کورٹ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کیس چلتا ہے. الو کہتا ہے میری ہے، طوطا کہتا ہے میری ہے. عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ طوطی جو ہے نا الو کی ہے. وہ طوطی الو کو مل جاتی ہے. تو طوطا مایوس ہو کے جب اڑ کر جانے لگتا ہے نا، تو ناظرین آپ یقین کریں الو اس کو کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس کو ساتھ لے جاؤ. وہ کہتا ہے کیوں لے جاؤں، اس کو عدالت نے تمہیں دے دیا ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں دے دیا، یہ تمہیں مثال دینی تھی. تم جو کہہ رہے تھے نا الو پھر گئے ہیں، تو الو نہیں پھر گئے. جہاں پر انصاف نہیں نہ ملے گا وہاں پر اجاڑ پھر جائے گا. تو ناظرین انصاف کو جو ہے نا فوری فراہم کرنے کے لیے یہ جو نیچے عبارت لکھی ہے نا کہ تفتیشی افسر وجہ بیان کرے، اس کو حذف کر دینا چاہیے، تاکہ یہ عبارت کا لکھنے کا فائدہ تو کوئی ہے نہیں. اگر 10,000 ایف آئی آر درج ہوتی ہے نا تو شاید کسی ایک ایف آئی آر میں، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایف آئی آر تھی، مرتضیٰ بھٹو کی ایف آئی آر تھی، اس طرح کا کوئی بڑا مرڈر، ضیاء اللہ کی جو شہادت تھی، اس طرح کی اگر کوئی ایف آئی آر ہو تو شاید اس میں ڈیلے آف ٹائم، یا انہوں نے لکھ دیا ہوگا جی ہم حالات و واقعات کو دیکھنے کے بعد ایف آئی آر درج کریں گے. ادروائز یہی مضمون، یہی من گھڑت اور بوگس کہانی جو کئی گھروں کو اجاڑ چکی ہے. لوگ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر پاکستان کے قانون کے اوپر نا انگلی اٹھاتے ہیں. ہیومن رائٹس نے پاکستان کے اندر سزائے موت کو بین کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قانون ہے ہی نہیں. یہاں پر قانون کی کسی بندے کو نہیں پتا کہ قانون کہاں سے ملنا ہے اور یہ کس بلا کا نام ہے. اس وجہ سے ہیومن رائٹس نے پاکستان کے اندر سزائے موت کو بین کر دیا ہوا ہے. تو آپ سے دیکھیں کہ اگر ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے سارے معاملے کی شفافیت دیکھ لی جائے، گواہان کو دیکھ لیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ ایف آئی آر میں کوئی بھی بندہ بچ سکے گا. قانون کی گرفت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جرائم پیشہ افراد جیلوں سے ڈریں، پھر یہ پولیس مقابلہ جو ہے ان میں کمی لائی جا سکے. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ میری بات کے ساتھ متفق ہیں اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، تو کمنٹ باکس میں کھل کر لکھیے گا تاکہ عوام، انتظامیہ اور عدلیہ اور ادارے پڑھ سکیں. شاید میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ اور میں جو بات آپ سے پبلکلی شیئر کر رہا ہوں، شاید اس بات پہ عمل درآمد ہو جائے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو جو ہے نا بلائے بد سے، حاسدین کے شر سے، منافقین کے شر سے اور ہر طرح کی برائی سے بچا کر رکھے. پروگرام دیکھ کر اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی. پاکستان زندہ باد.